जिस इजराइल के सामने दुनिया के कई देशों ने सर झुका लिया, आखिरकार उस पर अटैक करने की हिम्मत एक देश ने दिखाई, ईरान। Iran attacked Israel. Iran, which itself Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli. इजराइल एक ऐसा देश जिसे अमेरिका और यूरोपीय देशों का खुला सपोर्ट मिला हो, उस पर मिसाइलें दागना कोई छोटी घटना नहीं है। इसके मायने बहुत बड़े हैं और इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल को, जब सीरिया की राजधानी दमास्कस में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमला हुआ और इस शख्स की मौत हो गई। इनका नाम है मोहम्मद रेजा जाहिदी। ये सीनियर कमांडर थे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के। ईरान में बहुत पावरफुल पोस्ट होती है ये, इतनी पावरफुल कि इससे पहले इस पोस्ट पर रहने वाले कासिम सुलेमानी की हत्या भी 2020 में USA ने करा दी थी। रेजा जाहिदी की हत्या में इजराइल का नाम आया और जैसे ही यह खबर फैली, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने भीड़ के सामने इजराइल को सजा देकर बदला लेने का वादा कर डाला। رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिर रेजा जाहिदी ऐसा क्या काम कर रहे थे, किस मिशन की प्लानिंग कर रहे थे जिससे घबराकर इजराइल ने ईरानी कमांडर को मारने के लिए अपने वॉर प्लेन दमास्कस तक भेज दिए और वहां मौजूद ईरानी एम्बेसी के ऊपर एक साथ कई मिसाइलें दागी ताकि किसी भी सूरत में रेजा जाहिदी बच न पाएं। दोस्तों, अगर इजराइल के मैप को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो वो मिडिल ईस्ट में इस्लामी मुल्कों से घिरा हुआ है। ईरान इन सभी देशों को अपने साथ मिलाना चाहता है और अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इन्हें अपने पाले में करना चाहता है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद इस इलाके में ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है और वो पिछले कई सालों से इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी है। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान एक तरह से इजराइल को घेर चुका है। मैप पर देखें तो ईरान इजराइल पैलेस्टाइन के हमास को सपोर्ट करता है, लेबनान के हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, सीरिया की सरकार को सपोर्ट करता है, यमन के हूती रेबल्स को भी सपोर्ट करता है और हथियार देता है। लेकिन किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी दूसरे देश को या ग्रुप को सपोर्ट करना मुश्किल होता है और खासकर तब और मुश्किल हो जाता है जब मोसाद और CIA जैसी एजेंसियां आपके पीछे पड़ी हों। लेकिन इन एजेंसियों को छकाने वाले ईरानी कमांडर का नाम था रेजा जाहिदी। रेजा जाहिदी अल कुद्स फोर्स को लीड कर रहे थे। अल कुद्स ईरान फोर्स की वो ब्रांच है जो बहुत सीक्रेटली काम करती है। ये फोर्स दूसरे देशों में जाकर न केवल जासूसी करने में माहिर है, बल्कि मौका पड़ने पर बड़े ऑपरेशंस के लिए भी तैयार रहती है। एक तरह से इंटेलिजेंस और स्पेशल आर्मी यूनिट की तरह काम करती है अल कुद्स की फोर्स। हिजबुल्लाह, हूती, हमास और इराक के शिया रेबल्स की मदद करती है। इसी के इंटेलिजेंस के सहारे पर चलते हैं ये ग्रुप्स और ये फोर्स सीधे अयतुल्लाह खामनेई को रिपोर्ट करती है और इसे लीड कर रहे थे रेजा जाहिदी। मतलब अल कुद्स अगर ना हो तो इन रेबल ग्रुप्स के लिए मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले रेजा जाहिदी सीरिया की बशर अल असद सरकार और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट के इलाकों में काफी काम कर चुके थे। हिजबुल्लाह को ईरान में बनी मिसाइलें मुहैया कराने का काम इन्होंने ही किया था, जिसके बाद US ने इन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। और क्योंकि CIA और मोसाद जैसी इंटेलिजेंस यूनिट्स लगातार अल कुद्स के लीडर्स का पीछा करती हैं, इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और समस्या ये भी होती है कि कहीं कोई बात लीक ना हो जाए, इसलिए बड़ी प्लानिंग के राज बड़े लीडर्स को ही मालूम होते हैं। इसलिए रेजा जाहिदी जैसे कमांडर को खोना ईरान के लिए कासिम सुलेमानी के बाद दूसरा बड़ा झटका है। और यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, इसलिए ईरान ने पलटवार किया और इजराइल पर मिसाइलें दागी। और मिसाइल दागने के बाद एक जो सीमा रेखा थी कि इजराइल को कोई देश अटैक नहीं कर सकता है, वो पार हो चुकी है। भले ही ऊपरी तौर पर मामला बहुत शांत दिख रहा है, लेकिन एक बड़े युद्ध की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब ईरान खुलकर खेलने के मूड में है। मगर क्या ईरान के सामने इजराइल टिक पाएगा? रूस और अमेरिका क्या रोल प्ले करेंगे? क्यों बाकी के मुस्लिम देश ईरान का साथ नहीं दे रहे? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप और मुझ जैसे आम इंसान को भी प्रभावित करते हैं, फिर चाहे वो कोई वॉर हो, स्कैम हो या फिर AI जैसा रेवोल्यूशन। हम सब अपनी दुनिया में एक तरह की जंग लड़ ही रहे हैं। हमने देखा भी है कि 2024 की शुरुआत भी ले-ऑफ से हुई। गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज हजारों की तादाद में लोगों को फायर कर रही हैं और इसका एक मेन रीजन है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप इस ले ऑफ की जंग को जीतना चाहते हैं
नहीं चाहते हैं कि एआई की वजह से आपकी नौकरी चली जाए, तो इसका सोल्यूशन है ग्रोथ स्कूल का 3 घंटे का चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप। ये होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस हैं, इसलिए आप में से पहले 1000 लोगों के लिए ये होगा बिल्कुल फ्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों ने ये वर्कशॉप पहले ही अटेंड किया हुआ है और वो एआई की मदद से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई नौकरियां तलाश रहे हैं, अच्छे रिज्यूमेस बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड किया और अपने चैनल के लिए स्मार्टली एआई को यूज करता हूँ। चाहे आप टेक से हो या फिर नॉन टेक, जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग, एचआर ऑपरेशंस हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, फाउंडर हो या फ्रीलांसर, ये वर्कशॉप सभी के लिए है और पहले 1000 लोगों के लिए फ्री है ही। तो अभी अपना स्पॉट रिजर्व कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आगे लौटते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, 14 अप्रैल की रात को 2 बजे इजराइल के आसमान में धमाके सुनाई दिए। इजराइल की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल्स को इजराइल इंटरसेप्ट करके हवा में ध्वस्त कर रहा था। इराक ने ऐसा कंफर्म किया था कि उसने अपनी जमीन के ऊपर से मिसाइल्स को जाते हुए देखा और ये मिसाइल्स ईरान की सरजमी से छोड़े गए थे। इन मिसाइल्स का टारगेट तेल अवीव था। इन मिसाइल्स में 170 ड्रोन मिसाइल्स थी, 30 क्रूज मिसाइल्स थी और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। इस खबर के मिलते ही इजराइल वाले तैयारी में लग गए थे और जैसे ही रात हुई तो यरूशलेम शहर के आसमान में मिसाइल्स का मंजर दिखाई दिया। इसके बाद से ही सायरन बजना शुरू हो गया। पुलिस जगह जगह जाकर ऐलान कर रही थी कि जल्द से जल्द किसी बॉम्ब शेल्टर में चले जाइए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ईद के दिन ही वादा किया था कि वो 1 अप्रैल को सीरिया में उनकी एम्बेसी पर हुए अटैक का बदला लेंगे। इसलिए इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स की माने तो उन्होंने 99% बैलिस्टिक मिसाइल्स को तोड़ गिराया और लगभग कुछ ही जमीन पर पहुंच पाए और नुकसान थोड़ा बहुत कर पाए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये काम इजराइल ने अकेले नहीं बल्कि यूएसए, यूके और जॉर्डन की मदद के साथ किया था। सीरिया में एम्बेसी में अटैक होने के बाद व्हाइट हाउस में सबको मालूम था कि ईरान हिट बैक करेगा। इसीलिए तो जैसे ही उनको खबर मिली कि ईरान अगले 48 घंटों में अटैक करने वाला है, तो यूएस ने अपने वॉरशिप्स वहां भेज दिए, जिसके बाद इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को एरो डिफेंस सिस्टम की मदद से तोड़ गिराया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पर अभी भी खतरा टला नहीं है। इस अटैक के बाद बाइडेन ने कहा है कि वो G7 मेंबर्स की मीटिंग करेंगे और ईरान के अटैक को लेकर उस पर सैंक्शंस लगाएंगे। वहीं इजरायली ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि वो इस अटैक का बदला लेंगे। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच अगर युद्ध होता है तो इससे दुनिया भर के सारे देश प्रभावित होंगे, यहाँ तक कि हमारा भारत भी इसकी चपेट में आएगा, क्योंकि ईरान के पास तेल का खजाना है। दोस्तों, अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, जिससे पूरी दुनिया भर में तेल महंगा बिकने लगेगा। वहीं इजराइल को अपने हथियार अपने पास ही रखने होंगे बजाय किसी दूसरे देश को बेचने के, जिसकी वजह से बाकी देशों को नुकसान होगा। दुनिया के सारे लीडर्स यही चाहते हैं कि ये जंग ना हो। ईरान ने भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी करके हवाला दिया है कि उनका ये अटैक कंक्लूड करता है जो सीरिया में उस दिन हुआ था। यानी बेसिकली वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया है। पर आगे वो लिखते हैं कि अगर इजराइल इसके बाद कोई गलती करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ 1 अप्रैल को सीरिया के कैपिटल में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर हमले के बाद से। उस हमले में ईरान के 7 लोग शहीद हुए थे। इन 7 में से सबसे खास थे मोहम्मद रेजा जाहिदी, जिनकी बात हम कर चुके हैं। इस अटैक में टोटल 11 लोगों की हत्या हुई थी। इस अटैक के फौरन बाद ही ईरान ने कहा था कि वो इस अटैक का बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि किसी एम्बेसी पर अटैक करना ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को। शायद यही एक बड़ी वजह है जो इजराइल वालों ने इस अटैक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ली है। कमाल की बात यह है कि जो अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि हमास ने जो अक्टूबर 7 को हमला किया है इजराइल पर, उसकी निंदा होनी चाहिए, और तो और जिसने हाल ही में मैक्सिको एम्बेसी में इक्वाडोर के वाइस प्रेसिडेंट को रेड करके जब पुलिस वाले उठा ले गए, उसकी भी निंदा की थी। इसके बावजूद जब इजराइल एक देश की एम्बेसी पर हमला करता है तो अमेरिका कुछ नहीं कहता है। उल्टा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सफाई देकर कहा कि वो इस अटैक में शामिल नहीं है, यानी वो इस अटैक के पीछे नहीं है। उन्होंने इसके अलावा निंदा जैसे शब्द की चर्चा तक नहीं की। इससे पहले कासिम सुलेमानी, जिनको लोग द फाउंडर ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उनकी हत्या अमेरिका वालों ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की थी। उस हत्या के बाद भी ईरान ने अमेरिकियों पर हमला किया था। उन्होंने इराक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल्स लॉन्च की थी। हालांकि उस हमले का परिणाम ये था कि अमेरिकी सैनिकों को केवल चोट पहुंची थी और किसी की मौत नहीं हुई थी। पर ईरान ने उस दिन हमला करके ये साफ कर दिया था कि अगर तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भी तुम पर पलटवार करेंगे। बीते सालों में
हम जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच भी दुश्मनी कई गुना बढ़ गई है। इस दुश्मनी के और भी मायने हैं, लेकिन ये दुश्मनी इस हद तक जा चुकी है कि दोनों देश एक दूसरे देशों के लोगों का मर्डर भी करवाते रहते हैं। जैसे ईरान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मोहसिन फखरीजादेह, जिन्हें फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता था, उनकी भी सड़क किनारे हत्या कर दी जाती है और इल्जाम इजराइल पर लगता है। अमेरिका और इजराइल की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है। इससे पहले ईरान की IRGC फोर्स ने हेलीबॉर्न ऑपरेशन करके एक इजरायली शिप को सीज कर लिया था। उस शिप पर 25 क्रू मेंबर्स थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से 17 भारतीय हैं। इंडियन अथॉरिटीज का ऐसा कहना है कि उनकी तेहरान वालों से बात चल रही है ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को छोड़ दिया जाए। इस इवेंट के बाद से ही भारत ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि ईरान और इजराइल में इस समय ट्रैवल ना करें, और फिर इसके बाद रात में ईरान ने अटैक किया था। मतलब साफ है कि अब ईरान वाकई खुलकर खेलने के मूड में है। लेकिन अब आते हैं अपने सवाल पर कि क्या इजराइल ईरान के सामने टिक पाएगा। हम सब जानते हैं कि इजराइल की असली ताकत अमेरिका से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल बिल्कुल कमजोर है। जैसा कि हमने अभी देखा कि उसने दूसरे देशों की मदद से ही सही, लेकिन 99% ईरानी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और हमास ने इसी टेक्नोलॉजी को चकमा देने के लिए पिछले साल एक साथ लगातार दागी थी मिसाइलें। तो सबसे पहले इजराइल के इसी डिफेंस सिस्टम को समझ लेते हैं। दोस्तों, ईरान की जिन मिसाइलों को हवा में ही इजराइल ने तोड़ दिया था, उस सिस्टम को कहते हैं एरो डिफेंस सिस्टम। ये इस तरह काम करता है कि जैसे ही उसे सिग्नल मिलते हैं कि रॉकेट कोई आ रहा है, वैसे ही वो उसकी स्पीड, डायरेक्शन और प्रोजेक्शन का पता लगा लेता है। फिर इस एरो टाइप के रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, जो जाकर सीधा उस मिसाइल से टकराता है, जिस वजह से मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त हो जाती है। इसीलिए गोल्डन डोम के ऊपर उस रात ये मंजर नजर आया। हालांकि कुछ मिसाइलें जमीन तक पहुंच गई थीं और इन मिसाइल से सदर्न इजराइल में मौजूद एक मिलिट्री बेस को नुकसान हुआ, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था और एक 7 साल की लड़की को चोट भी आई है। अब हकीकत में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। एक तरफ इजराइल कम से कम नुकसान दिखा रहा है, वहीं ईरान खुशी मना रहा था। वहां के लोग डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे, झंडों को लेकर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर रैली निकाल रहे थे। ईरानी मीडिया का तो दावा है कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी थीं, इजराइल में उससे बहुत तबाही मची है। पर यह सब, जैसा कि हम जानते हैं, कि अपने लीडर में विश्वास पैदा करने के लिए भी किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान की जमीन से इजराइल पर डायरेक्ट हमले किए गए हैं। मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हमेशा से ऐसा एक्सपेक्ट करते थे, इसीलिए तो वो ईरान के ऊपर इतने सारे ट्रेड सैंक्शंस लगा चुके हैं। पर रूस और नॉर्थ कोरिया का सहारा लेकर ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत आधुनिक बना लिया है, बहुत मॉडर्न कर लिया है। और इस हमले के बाद उसने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर उससे पंगा लेंगे तो वो खामोश नहीं बैठेगा। और तो और इस सब में सबसे बड़ी आयरनी जो है वो ये कि हालांकि ईरान ने रात में हमला किया, पर ऐसा नहीं है कि ये कोई सरप्राइज अटैक था, बल्कि ऐसी खबरें सामने आती हैं कि ईरान के लोगों ने हमला करने से पहले इजराइल के अलाइज को अपडेट कर दिया था। यानी ये हमला नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दुनिया भर के देशों तक मैसेज पहुंचाने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं क्या होगा अगर दोनों देशों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ जाती है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आना चाहिए वो ये कि आखिर ये दोनों देश आपस में लड़ेंगे कैसे, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में और भी कई सारे देश आते हैं। एक तरीका तो ये है कि अपनी ही जमीनों से एक दूसरे के ऊपर इसी तरह मिसाइल्स फायर करेंगे, जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन दोनों के पास डिफेंस सिस्टम ऐसे मौजूद हैं जिनके जरिए इन मिसाइल्स को आसमान में ही खत्म किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये दोनों किसी बॉर्डर पर आकर लड़ना शुरू हो जाएं, जो कि बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी हमास के साथ गाजा में उलझा हुआ है। इसलिए वो नहीं चाहेगा कि उसकी मिलिट्री सीरिया की तरफ जाए या लेबनान या जॉर्डन की तरफ जाए, क्योंकि कहीं पर भी लड़ाई हो सकती है, कहीं पर भी फ्रंट खुल सकता है। पानी के रास्ते लड़ना भी इजराइल के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ईरान इजराइल से बहुत दूर है और उसके आसपास जो नदियाँ हैं उस पर उसकी नेवी ने बहुत ही अच्छा कंट्रोल बनाया हुआ है। नदी में लड़ना इजराइल के लिए घातक इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि ईरान की पकड़ वहाँ बहुत पहले से मजबूत है। तो चांसेस हैं कि इजराइल आसमानी हमले को ही चुनेगा अगर दोनों में जंग हो गई। और ऐसा करने के पीछे उनका रीज़न बड़ा सिंपल सा होगा, क्योंकि उनकी आर्मी ऑलरेडी गाजा में उलझी हुई है। अब उस मिशन को छोड़कर ज़मीनी लड़ाई करना ईरान से, जो कि उनसे कोसों दूर है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं होगा, एक सही फैसला नहीं होगा। और ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। इसलिए हाई चांसेस है कि वो अब इन आसमानी हमलों का जवाब आसमानी हमलों से ही देगा। आइए
अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में और देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। सबसे पहली बात तो ये कि दोनों ही देश बहुत शक्तिशाली हैं। ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ईरान दुनिया का 14th शक्तिशाली मुल्क है, वहीं इजराइल इसी लिस्ट में 17वें नंबर पर है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए उसे रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बताया जाता है, पर दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटी एकदम मॉडर्न है। दोनों के पास ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, ग्रेट टेक्नोलॉजी है और साथ ही दोनों के पास अपना डिफेंस सिस्टम भी बहुत कमाल का है। ग्लोबल फायर पावर ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिव एनालिसिस के मुताबिक इजराइल और ईरान के बीच कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ईरान के पास 6 लाख से भी ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं, वहीं इजराइल के पास 1,70,000 तक के सैनिक हैं। हालांकि इजराइल के पास रिजर्व मिलिट्री सैनिक 4 लाख से भी ज़्यादा है। ईरान के यही रिजर्व मिलिट्री सैनिक 3.5 लाख हैं, पर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ईरान के पास मिलिट्री पर्सनल ज्यादा है कंपेयर टू इजराइल। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा कारण है क्योंकि ईरान की कुल जनसंख्या है 8 करोड़ 30 लाख, वहीं इजराइल की केवल 90 लाख ही है। इजराइल अपने डिफेंस पर $24 बिलियन तक खर्च करता है, वहीं ईरान अपने डिफेंस पर $9 बिलियन तक खर्च करता है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से इजराइल एक छोटा मुल्क होते हुए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एकदम लैस है। इजराइल के पास एयरक्राफ्ट भी ईरान के मुकाबले ज़्यादा हैं और ज़्यादा एयरक्राफ्ट होना उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जहां तक एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि ये जंग इन एयरक्राफ्ट्स के जरिए ही होगी। गिनती में अगर बताया जाए तो इजराइल के पास 612 यूनिट एयरक्राफ्ट हैं, वहीं ईरान के पास 550 के आसपास। फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में भी इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास कुल 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं तेहरान के पास कुल मिलाकर 186 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि दोनों के पास ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि बहुत तबाही मचा सकते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भी इजराइल ईरान से काफ़ी आगे है। मानो इजराइल को पता था कि उसे एक दिन खुद को अपने दुश्मनों से उलझना होगा, इसलिए उसने एयरक्राफ्ट डिफेंस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। शायद इसीलिए उसके पास अटैक हेलीकॉप्टर 48 हैं, पर वही ईरान के पास केवल 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन नंबर्स पर मत जाइए, ईरान के पास भी स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं जो कि सक्सेसफुली इजराइल की ज़मीन तक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ग्लोबल फायर के इंडेक्स के मुताबिक भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में हमसे भी ऊपर है। उसके पास कुल 775 MLRS है, वहीं इजराइल के पास केवल 150 ही है। ज़मीनी लड़ाई संभव है नहीं, तो उसका कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों से ये तो तय है कि इजराइल कड़ी टक्कर देगा ईरान को, और ये ईरान को भी मालूम है ये बात। लेकिन अगर ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का प्लान सक्सेसफुल होता है तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि चारों तरफ से हो रहे हमलों से निपटना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। हम सब ये भी जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका और रूस जरूर इसमें कूदेंगे। इसलिए आइए जानते हैं कि इन अटैक्स के बाद रूस और अमेरिका क्या कह रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल तो इजराइल वाले ही अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वो इन अटैक्स के बाद क्या करेंगे। हालांकि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने हमले के कई दिन पहले ट्वीट करके चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अपनी सरजमी से उनके ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करता है तो वो भी अपनी जमीन से ईरान पर मिसाइल्स लॉन्च करेंगे। इजरायली पीएम ने भी 12 घंटे पहले स्टेटमेंट जारी करके ये कहा था कि वो हर हालात के लिए पूरी तरह तैयार है। खैर, ईरान के हमले के बाद इस मामले को लेकर यूएन में इमरजेंसी बैठक भी हुई। दोनों देशों के पास अपनी अपनी दलीलें थीं। जहां इजराइल कह रहा था कि ये आतंकवाद है और ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, तो वहीं ईरान वाले कह रहे थे कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। इस इशू को लेकर वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। एक तरफ बाइडेन है जो कह रहे हैं कि वो खुला सपोर्ट करते हैं इजराइल का और वो हर तरीके से मदद करने वाले हैं इजराइल की सुरक्षा करने में, तो वहीं दुनिया की दूसरी ओर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बाइडेन को चेतावनी दी है कि वो इस सबसे दूर रहें, क्योंकि उनका हाथ ईरान के ऊपर है। अगर इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान के ऊपर हमले करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि पुतिन का ऐसा कहना है कि अगर अमेरिका ईरान की सरजमी पर लोगों का खून बहाएगा तो वो चुप नहीं बैठने वाला है, वो भी ईरान को सपोर्ट करेगा। हालांकि रूस ने दोनों देशों को संयम बरतने के लिए कहा है, जिससे ईरान थोड़ा निराश भी है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि रूस खुलकर उसका समर्थन करेगा, मगर रूस अमेरिका का साथ नहीं देगा, ये तो पक्का है। शायद इसी रिस्क को समझकर ही नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात करते हुए बाइडेन ने क्लियर कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार की मदद नहीं करने वाले हैं अगर इजराइल ईरान के ऊपर जवाबी हमला करता है तो। वहीं ईरान भी कह चुका है कि इजराइल ने अगर अब कुछ किया तो वो फिर से हिट बैक करेगा। तो कुल मिलाकर अभी अंदर ही अंदर वोल्केनो धधक रहा है। लेकिन
इस पूरे मसले में सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान ने जो मिसाइल लॉन्च किए थे उनमें से कुछ जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट करके हवा में ध्वस्त किए थे। हम जानते हैं कि जॉर्डन एक सुन्नी मुस्लिम देश है और दुनिया भर के मुसलमान जॉर्डन के इस कदम से निराश हैं, लेकिन जॉर्डन अकेला ऐसा देश नहीं है जो इजरायल या फिर अमेरिका के प्रभाव के कारण ईरान के खिलाफ खड़ा है। एक तरफ सऊदी अरब खुद को मिडिल ईस्ट का राजा मानता है तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और वो अपना प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट में बनाना चाहता है, वहीं सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन ये सब देश सुन्नी आबादी वाले देश हैं और कहा जाता है कि ये नहीं चाहते हैं कि ईरान अपने काम में कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाएगा तो उनकी जो इमेज है कि हमेशा से मुस्लिम वर्ल्ड को सुन्नी मुस्लिम देश रूल करते आए हैं और रिप्रेजेंट करते आए हैं, वो उनसे छिन जाएगी। यानी कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी एक पावर को लेकर लड़ाई है, अपने प्रभाव को बढ़ाने को लेकर लड़ाई है। और क्योंकि शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम आइडियोलॉजिकल लेवल पर दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश कल को अगर इजरायल और ईरान के बीच एक ऑल आउट वॉर होती है और ये एक रीजनल वॉर में बदल जाती है तो हमें यही देखने को मिलेगा कि सऊदी, दुबई, जॉर्डन ये तीनों अमेरिका और ना चाहते हुए भी इजरायल का साथ देंगे। हालांकि ध्यान रहे कि ये सब देश इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बंटे हुए हैं और फिलिस्तीनियों पर जुल्म को गलत मानते हैं और हमेशा से यही कहते आए हैं कि इजरायल को 2 स्टेट सॉल्यूशन को अपना लेना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ऐसा कहना है कि अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ था पिछले साल, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड्स के चलते सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज होने वाले थे और ईरान ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हार हो जाती, क्योंकि अगर सऊदी इजरायल से हाथ मिला लेता तो ये लोग आपस में ट्रेड करते और एक दूसरे के रिलेशंस अच्छे होने के कारण एक दूसरे की मदद करने लगते और दोनों का डेवलपमेंट होता। इस डेवलपमेंट के कारण ईरान धीरे धीरे स्टोरी से गायब होने लग जाता और इसीलिए एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था उसकी वजह सऊदी और इजरायल के बीच रिश्ते नॉर्मल न होने पाए इसलिए कराया गया था। और ईरान को इसमें सफलता ही मिली क्योंकि अब सऊदी ने भी ये कंडीशन रख दी है कि जब तक इजरायल 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं अपनाता है तब तक वो अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं करेंगे इजरायल के साथ। खैर, ईरान इस स्पेकुलेशन को लेकर कुछ टिप्पणी नहीं करता है, हालांकि ऐसा बार बार कहा जाता है कि ईरान ही हमास को सपोर्ट करता है। खैर, मिडिल ईस्ट बटा हुआ है शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम के बीच में। अमेरिका और इजरायल इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि एक दूसरे को लड़वाओ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाओ। इसीलिए तो इजरायल और ईरान के बीच अगर जंग होती है तो 90% चांस है कि लड़ाई एक रीजनल वॉर में बदल सकती है और ये सभी देशों के लिए घातक साबित होगी क्योंकि इससे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस और पेट्रोल क्राइसिस भी आ सकता है। मौजूदा हालात में दुनिया 25 मिलियन बैरल ऑयल पर डे मिडिल ईस्ट से लेता है। इसी वजह से ऑयल बैरल का प्राइस $100 के अंदर रहता है। पर अगर जंग हुई तो ये तेल बेचने में रुकावट आ जाएगी क्योंकि सभी को तेल की ज़रूरत लगने लगेगी और अगर जंग हुई तो दुनिया की ज़रूरत के आधे से भी आधा तेल ही उनको मिल पाएगा, जो कि होता है 5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास। इसकी वजह से तेल $120 पर बैरल के आसपास बिकने लगेगा, फिर महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इसलिए फिलहाल तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका नजर नहीं आ रही है और ये जंग ना ही हो तो बेहतर है। दुनिया भर में अमन, चैन, शांति हो, फिलिस्तीनियों पर जुल्म खत्म हो। दोस्तों, कासिम सुलेमानी की मौत की साजिश पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। और जो 3 घंटे की चैट जीपीटी और एआई की वर्कशॉप आप लोगों के लिए लाया हूँ वो पहले 1000 लोगों के लिए फ्री है, इसलिए तुरंत वहाँ खुद को रजिस्टर करना ना भूलें। एआई को अपना दोस्त बनाएं और अपने करियर में तरक्की करें और मेरे वीडियोस देखते रहें। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं इस तरह के एक अगले वीडियो में। नमस्कार।